नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना थोड़ा अलग इस मामले में है कि अपराध भारत में, हिंदुस्तान में या इंडिया में हुआ, ट्रायल ब्रिटेन में हुआ, यूनाइटेड किंगडम में हुआ और सजा भी वहीं पर दी गई। बात 1998 की है। कस्टम्स की एक सुपरिंटेंडेंट सरजीत कौर अटवाल, ये अपनी सास बचन कौर अटवाल, अपने पति सुखदेव सिंह अटवाल और परिवार के 2-3 लोगों के साथ पंजाब परिवार की 2 शादियों को अटेंड करने के लिए गई थी। 4 दिसंबर 1998 को वो पहुंच गई पंजाब। 5 और 6 दिसंबर को 2 शादियां उसने अटेंड की, पारिवारिक शादियां थीं, और 18 दिसंबर को उसको वापस आना था। 18 दिसंबर को जब वो वापस आई, 18 दिसंबर को जब बचन कौर अटवाल, सुखदेव सिंह अटवाल और परिवार के बाकी लोग वापस पहुंच गए लंदन, तो बाकी लोगों ने पूछा कि सरजीत कौर अटवाल कहाँ है। ज्यादा परेशानी उसकी देवरानी को थी, सरबजीत कौर अटवाल। जैसे ही सारे लोग घर पर आए, उसने पूछा कि सरजीत कहाँ गई। उसे 2 बहाने बताए गए। सुखदेव सिंह अटवाल ने, यानी सरजीत के पति ने कहा कि वो पंजाब गई थी, अपने यार के साथ भाग गई। यह भी कहा कि मैंने उससे फोन पर बात की है, उसने कहा है कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, मुझे मेरा साथी या मेरा दोस्त या मेरा फ्रेंड यहाँ मिल गया है, मैं उसी के साथ जीवन बसर करूंगी। अपनी इस बात को साबित करने के लिए उसने 2 फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स भी बनाए, लेकिन ये चोरी चोरी बनाए कि सरजीत कौर अटवाल की जो प्रॉपर्टी है उसके नाम की, वो पति के नाम यानी सुखदेव सिंह अटवाल के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाए। दूसरा, उसने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी $1 लाख की, जो सरजीत ने कराई थी, उसको भी कैश कराने के लिए ये कह के एप्लीकेशन दी इंग्लैंड में ही, यूके में ही, कि वो अब नहीं है इस दुनिया में, इसलिए ये हमें ट्रांसफर कर दिया जाए। सरबजीत कौर यानी देवरानी सरजीत की, वो बहुत परेशान थी। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर बात क्या हुई। सरजीत कौर अटवाल के बारे में आप ये जान लें कि कोवेंट्री इंग्लैंड में 1971 में उसकी पैदाइश हुई और वो फॉलेश हिल सिटी का सबर्ब है, वहाँ पर पली बढ़ी और 1988 में 16 साल की उम्र में उसकी शादी सुखदेव सिंह से हो गई। वो शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार के, घर वालों के और माता पिता के दबाव में
उसने ये शादी कर ली और जल्दी ही उसके 2 बच्चे हो गए। परिवार में सास बचन कौर अटवाल इसका शासन था। बिना बचन कौर अटवाल के पत्ता भी परिवार में खड़कता नहीं था। क्या खाना है, क्या खाना बनेगा, क्या कपड़ा पहनेंगे, कितने बजे सोएंगे और कितने बजे जगेंगे, ये सब कुछ सास तय करती थी, बचन कौर अटवाल। थोड़े ही दिनों में सरजीत कौर अटवाल को ऐसा लगने लगा कि वो यहाँ बंधन में है, वो यहाँ सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। घर की चारदीवारियों में कैद करके रखा जा रहा है। पूरे घर का खाना, साफ सफाई और पूरे घर के कपड़े साफ करना, इसी में पूरा दिन निकल जाता है। उसने मदद के लिए अपने पति सुखदेव सिंह अटवाल से गुहार लगाई कि ऐसे ये जीवन तो एकदम नरक हो गया। जबकि शादी के समय बचन कौर अटवाल जब लड़की देखने गई थी तो उन्होंने ये बताया था कि उनके कुल 6 बच्चे हैं, जिनमें 4 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। मैंने लड़कियों का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से किया है, लड़कियों की शादी कर दी है और तुमको भी मैं अपनी लड़की की तरह ही रखूंगी। इस बात से खुश होकर घर वालों ने भी और सरजीत कौर अटवाल ने भी इस शादी के लिए हाँ कर दी। जबकि सुखदेव सिंह अटवाल सरजीत से 10 साल बड़ा था और जिस समय शादी हुई सरजीत की उम्र सिर्फ 16 साल थी। सरजीत पढ़ी लिखी, उसने कोई न कोई कोर्स वहाँ करना शुरू किया। सास ने इस बात पर एतराज किया। वो स्वच्छंदता चाहती थी सरजीत, और फैमिली ट्रेडिशंस और धर्म के नाम पर बचन कौर अटवाल उसको किसी भी तरह की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता या स्वच्छंदता देने के हक में नहीं थी। बहरहाल धीरे धीरे उसने अपने कॉन्टैक्ट से HM कस्टम्स एंड एक्साइज लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर कस्टम एजेंट की नौकरी कर ली। सिर्फ उसके पति सुखदेव अटवाल ने हामी भरी, जबकि सुखदेव की मां बचन सिंह अटवाल ने साफ मना कर दिया कि घर की लड़कियों ने कभी नौकरी नहीं की है, बहुओं ने कभी नौकरी नहीं की है, तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अपने सास के सारे ताने और इस तरह की बातें सुनने के बाद भी शायद इस बात पर बहुत ज़्यादा नाराज नहीं हुई, क्योंकि वो कुछ पैसा लेकर घर आती, यानी कुछ कमाई घर में ले आती। भारी मन से उसने उसे नौकरी करने की इजाज़त दी। वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे जाने लगी। कोलीग्स थे, कर्मचारी थे, वहाँ के ऑफिसर्स थे, एयरपोर्ट के बाकी और ऑफिसर्स थे, उनके साथ मिलना जुलना, पार्टी में जाना, और जो कस्टम्स की ड्रेस होती है उस तरह की ड्रेस, बहुत टाइट यूनिफॉर्म टाइप की जो होती है उसको पहनना। स्वच्छंद विचारों की थी, अच्छे और मॉडर्न कपड़े भी पहनने लगे। बचन कौर अटवाल को ये बात बहुत अटपटी और बहुत बुरी लगने लगी। उसने बार बार अपने बेटे सुखदेव को ये कहा कि तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारी पत्नी से हट गया है, इतनी स्वच्छंद हो गई है, हमारी परिवार की चारों तरफ थू थू हो रही है। मुझे शर्म आती है जब ये इस तरह के चुस्त कपड़ों में नौकरी के लिए जाती है या आती है।
फिर अपने लड़के को बहू के खिलाफ भरने के लिए उसने ये बताया कि मुझे लगता है कि इसका किसी से अफेयर हो गया है, जरूर किसी न किसी से इसका संबंध हो गया है, तुम पता करो। सुखदेव उसके पीछे पीछे जासूसी करने लगा, एक कैमरा लेकर। एयरपोर्ट पर किसी किनारे पर बैठ जाना, आते जाते हुए देखना, और ढेर सारी फोटोग्राफ दिन भर वो खींच लेता था कि वो किसी अपने कुलीग के साथ थी, किसी अपने कर्मचारी के साथ थी। कभी जो कस्टम्स में जो यात्रीगण आते हैं एयरपोर्ट पर, उनकी चेकिंग करने वाले कस्टम से बातचीत होने लगी। फिर एक दिन सारे फोटोग्राफ इकट्ठा करके बच्चन कौर अटवाल ने सरजीत को बहुत भला बुरा कहा, थप्पड़ों से मारा और ये कहा कि तुम अब ये नौकरी नहीं करोगे, तुमने हमारी सारी इज्जत तार तार कर दी है। ये फोटोग्राफ जो तुम्हारा पति खींच के ले आया है, इससे तुम्हारा भी मजाक हो रहा है और हम लोगों की भी शर्म के मारे सिर हमारा झुका जा रहा है। इस सारे कन्वर्सेशन में सुखदेव बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा था, लेकिन बाद में सुखदेव ने भी उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और कभी कभी तो उसको धक्का देकर गिराना और गिरने के बाद उसे मारना भी शुरू कर दिया। पति और सास के ऐसे व्यवहार से आजी जाकर उसने डाइवोर्स लेने की एक नोटिस सर्व कराई। डाइवोर्स की नोटिस मिलते ही उसके पति और उसकी सास, ये दोनों आश्चर्यचकित हुए कि बहू को इतना दबा के रखा, इसके दिमाग में डाइवोर्स की बात आई कहां से। बहरहाल फिर फैमिली की पंचायत हुई। बचन कौर अटवाल की चारों लड़कियां, छोटा बेटा, छोटी बहू और उनका बेटा, पंचायत में ये तय किया गया कि ठीक है, हम इसको परसू नहीं करेंगे, लेकिन अब हम दूसरे घर में रहेंगे। सरजीत और सुखदेव वहीं हैंस लंदन में बोरो ऑफ हेलिंगटन में एक फ्लैट में रहने लगे और उनका छोटा भाई हरदेव अटवाल और उसकी पत्नी सरबजीत अपने 2 बच्चों के साथ बगल वाले फ्लैट में वो भी रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे सुखदेव और उसकी मां, उनका दखल वहां भी शुरू हो गया और उन्होंने फिर उसी तरह से परेशान करना शुरू किया सरजीत कौर अटवाल को, जो उस समय तक कस्टम्स की एजेंट हीथ्रो एयरपोर्ट पर हो गई थी। देखिए, ये सब घटना कहाँ हो रही है? ब्रिटेन में। आधुनिक सोसाइटी मानी जाती है, स्वच्छंदता उनके रग रग में है, उनके कण कण में है, वहाँ की हवा में भी स्वच्छंदता है, लेकिन इस परिवार ने उसका जीना मुहाल कर दिया। बात दिसंबर 98 की है। ये जब इन्होंने मकान लिया और सास ने ये कहा कि नहीं, तुम डाइवोर्स नहीं करोगी, सास का माथा ठनक गया कि आज नहीं तो कल ये डाइवोर्स करेगी और मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। उसने अपनी छोटी बहू, लड़कियां और दोनों लड़कों को बुलाकर ड्राइंग रूम में चाय पीने के दरमियान ये कहा कि अब हमारी खराबी का, हमारे परिवार की बदनामी की शुरुआत होगी। इसने डाइवोर्स की नोटिस भिजवा दी है, अगर डाइवोर्स ले लिया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसी बीच 2 शादियां हमारी हैं पंजाब में परिवार की, 5 और 6 दिसंबर को 88 की बात है। अगर ये वहाँ सबके साथ नहीं गई, लोग पूछेंगे जरूर, और वहाँ हम क्या बताएंगे। और हो सकता है इसने
टेलीफोन से अपने घर पर भी या हमारे रिश्तेदारों को भी ये इत्तला देती है। इसलिए अब जब लौट कर आती है अपने काम से, तो उसको यही कहा जाएगा कि तुम अभी अपने डाइवोर्स को परसू मत करो, परिवार की बदनामी होगी, हमारे साथ पंजाब चलो, इन दोनों शादियों को हम अटेंड कर लेंगे, उसके बाद जब लौट के आना तब तुम डाइवोर्स के लिए मूव करना, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम नहीं गई तो रिश्तेदारी में हमारी बहुत बदनामी होगी। सरजीत को उसकी देवरानी सरबजीत ने मना किया कि वहाँ मत जाओ, क्योंकि वो ये नहीं कह सकती थी कि ये पहले ही ये डिसाइड कर चुकी है, क्योंकि वहाँ जब उसने कहा था कि इसको साथ में ले जाना है, और तभी ये भी कहा था कि अब इसको रास्ते से हटाना होगा, और बल्कि स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा था कि अब इसे मारना होगा, ये जिंदा रह गई तो हमारी परिवार की इज्जत डूब जाएगी। सरजीत की देवरानी सरबजीत को ये भान हो गया कि जबरदस्ती वहाँ ले जाने का, भारत में शादी के बहाने ले जाने के पीछे जरूर कोई न कोई राज है। उसने मना किया, और सरजीत के भाई जगदीश सिंह ने भी उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन सरजीत को ये लगा कि हो सकता है माँ जो है, हमारी सासू माँ, उनकी जो बात है हो सकता है इसमें दम हो, एक बार हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो इन लोगों के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे, हम डाइवोर्स ले लेंगे, नौकरी करते हैं, हमें अच्छी जगह कहीं रहने की मिल जाएगी, और हम स्वच्छंद होकर विचरण कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लोगों के साथ घुल मिलकर रह सकते हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक ये सारे लोग, सरजीत, सुखदेव, बच्चन, ये सारे लोग 4 दिसंबर 1998 को पंजाब पहुंच गए। 5 और 6 को शादी अटेंड की। शादी अटेंड करने के तुरंत बाद सरजीत एक ट्रेवल एजेंट के पास भी गई। उसने कहा कि अगर कल परसों में कोई फ़्लाइट हमको ब्रिटेन की मिल जाए तो मैं निकल जाऊंगी। वो नहीं चाहती थी कि 18 तक यहाँ रुक कर इन लोगों के साथ वापस जाऊं। करीब 3 घंटे तक उस ट्रेवल एजेंसी के ऑफिस में बिताने के बाद उसे ये बताया गया कि कोई भी टिकट या कोई भी सीट उपलब्ध नहीं है। वो मायूस होकर चली आई, और फिर सरजीत के अलावा बाकी सारे लोग लंदन पहुंच गए। मैंने बताया कि वहां पहुंचते ही उसने, लोगों ने जब पूछना शुरू किया कि वो कहाँ गई, ऑफिस से फ़ोन आने लगे कि आई नहीं, इतने दिन तक की छुट्टी ली थी, तो उसने फिर वही बताया कि अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। हम लोगों को पता नहीं लगा, वो भी वहाँ पंजाब गया था और उसी के साथ ये भाग गई। जबकि ये पूरा परिवार ब्रिटिश नागरिक था, ब्रिटेन का नागरिक था। एक लेटर उन्होंने, अच्छा इस बीच में जब ढूंढाई शुरू हुई, पुलिस में कंप्लेंट हुई, इसकी देवरानी ने, सरजीत के देवरानी ने बहुत अच्छा काम ये किया था कि जैसे ही वो यहाँ से रवाना हुई 4 दिसंबर 1998 को, वैसे ही उसने एक रिकॉर्डेड मैसेज, जो वहाँ पुलिस में जो सिस्टम है, क्राइम स्टॉपर्स जो वहाँ की संस्था है यूके की, लंदन की, उनसे संपर्क किया और एक आंसर फ़ोन मैसेज उनको डाला कि हमें सुरजीत की सेफ्टी का ख्याल करना होगा। पुलिस से रिक्वेस्ट की कि वो वहाँ सेफली पहुँच जाए और वहाँ सेफ रहे, कृपया इसके बारे में दूतावास से, भारतीय दूतावास पर बात करके ये इंश्योर कराइए। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई क्राइम स्टॉपर्स ने नहीं की।
इसके 3 दिन बाद उसने एक चिट्ठी भी पुलिस के चीफ को लिखी कि उसकी भाभी यानी उसके पति के बड़े भाई की पत्नी इस तरह से गई है और मुझे कुछ फाउल प्ले लगता है, कृपा करके संबंधित से संपर्क करके उसकी जान की रक्षा की जाए। इस बीच में उसके सरजीत की सारी प्रॉपर्टी, उसका जो इंश्योरेंस का पैसा था, जो उसकी नौकरी में प्रोविडेंट फंड जैसा जो वहाँ प्रोविज़न होता होगा उसका पैसा था, सब उसने अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिया। जो ब्रिटिश लॉ में जो परमिटेड था वो सब करा लिया। इस बीच में दिसंबर 98 की उस बात को किसी दिन सरजीत की देवरानी ने घर में जिक्र किया। वो डिप्रेस रहने लगी, डिप्रेशन का शिकार हो गई। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। उसे यही लगता था कि इन्हीं लोगों ने सरजीत को मार दिया है। सरजीत 2004 में, मई 2000 में जब इंश्योरेंस कंपनी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, कुछ उसमें प्राइवेट जासूसों को भी लगाया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से जांचें करती हैं कि ये कहाँ गई, क्यों गई, कहाँ मर गई, कैसे डेथ हुई, इंश्योरेंस का क्लेम देने के लिए सूटेबल है कि नहीं है। उसी जांच के दरमियान पुलिस को शक हुआ सास बच्चन कौर पे, पति सुखदेव अटवाल पे और 2 और फैमिली मेंबर्स पे। पुलिस इन्हें पकड़कर थाने पर ले गई। तमाम बातचीत के बाद पुलिस को ऐसा लगा कि इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है और ये छोड़ दिए गए। इस बीच में बच्चन कौर और सुखदेव को ये शक हो गया कि सरबजीत यानी इसकी देवरानी सरजीत की, ऐसा लगता है कि उसने कहीं न कहीं कोई न कोई बात की है और शायद इसीलिए पुलिस हम तक पहुंच गई। उसे डराया गया, धमकाया गया, परेशान किया गया और ये कहा गया कि अगर मुंह खोलोगी तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे। और बात बात में बड़बोली सास ने ये बताया कि अब उसकी लाश भी नहीं मिलेगी, हमने उसे मरवा के फिकवा दिया है। ये और डर गई, इसकी तबीयत खराब हो गई। 2004 में ये अस्पताल में भर्ती हो गई, भर्ती कराई गई क्योंकि स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन जो उसकी थी वो खराब होती जा रही थी। अस्पताल में इलाज के दरमियान उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपनी ससुराल अब किसी कीमत पर नहीं जाएगी। वो अपने मायके चली गई, अपने घर वालों को पूरी बात बताई। सरजीत के भाई हरदीप से संपर्क किया गया। उसे जब पूरी बात बताई तो और माँ बाप को सब बात बताई सरजीत के, और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग अपना बयान पुलिस में एक बार फिर रिकॉर्ड कराएं नए फैक्ट्स के साथ। जैसे ही बच्चन कौर को और सुखदेव को ये बात पता लगी, इन्होंने उसको उसको सरबजीत को कम्युनिटी से बाहर करा दिया। जो भी धार्मिक रूप से किया जाता है कि साहब ये संगत में नहीं रहेंगी, पंगत में नहीं रहेंगी, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन जो केस की डिटेल में लिखा हुआ है कि इन लोगों ने दे वेयर शन्ड विद इन द लोकल सिख कम्युनिटी एज ए रिजल्ट। 2005 में सरबजीत ने स्वयं पुलिस में अपना बयान रिकॉर्ड कराया और उसके बयान के आधार पर ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने इस केस को रीओपन किया। सरबजीत ने अपने स्टेटमेंट में वही बात बताई कि इन लोगों ने दिसंबर में घर में एक मीटिंग हुई थी, उसी में ये प्लान बना लिया था कि इससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। चार्जशीट में जो वर्ड लिखा हुआ है, टू गेट रिड ऑफ
सरजीत, ये डिस्कशन हुआ था और उसके बाद ही ये जिद हुई कि इसे परिवार के साथ शादी में शामिल होना पड़ेगा और तभी मुझे शंका हो गई कि ये वापस नहीं आ पाएगी। 3 नवंबर 2005 को बच्चन कौर अटवाल की बेटी को गिरफ्तार किया गया और उससे ये पूछा गया कि आप उस मीटिंग में थी जिस मीटिंग में आपकी माँ ने ये कहा था कि अब हमें इससे छुटकारा पाना होगा, परिवार की बहुत बदनामी हो रही है, हम अपने दीन और धर्म से जा रहे हैं, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद बच्चन कौर अटवाल की लड़की ने ये तो नहीं कहा कि हाँ हम उस मीटिंग में थे और मेरे सामने ही ये बात हुई थी, लेकिन उसने ये कहा कि उसकी माँ ने ज़रूर इस तरह की बात मुझे बताई थी। उसकी माँ मतलब बच्चन कौर अटवाल ने, कि हमें इससे छुटकारा पाना होगा। मीटिंग के अलावा ये बात बताई कि लेकिन फिर भी एज विटनेस ब्रिटिश पुलिस ने उसको ट्रायल के समय कोर्ट में प्रस्तुत किया, लेकिन वो वहाँ जाकर होस्टाइल विटनेस हो गई। वहाँ उसने अदालत में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। जब ये केस बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया तो मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑफिसर DCI क्लाइव ड्रिस्कॉल और वो वहाँ से अपनी टीम लेकर भारत आए और उन्होंने वहाँ पर सारे सस्पेक्ट्स और बाकी सारे लोगों, दोनों शादियों की फ़ोटोग्राफ, दोनों शादियों में उपस्थिति, इन सब के बयान लिए और चार्जशीट 2005 में कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर इसकी सबमिट की गई। फिर सारे बयानों के आधार पर 2006 में ब्रिटिश मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कोर्ट में मर्डर के आरोप यानी हत्या के आरोप की भी चार्जशीट सबमिट कर दी। 2005 में हमारे यहाँ की IPC के हिसाब से 120B की और 2006 में मर्डर यानी IPC के हिसाब से 302 की चार्जशीट सबमिट कर दी गई। अपने निष्कर्ष में उन्होंने ये लिखा कि इन्वेस्टिगेशन से ये साफ हो गया कि इन दोनों ने, माँ बेटे ने मिलकर पंजाब में इसकी हत्या कर दी और लाश को रावी नदी में फेंक दिया, जो आज तक रिकवर नहीं हो पाई। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि देवरानी जेठानी ये सगी बहनें थीं। सरजीत और सरबजीत, 2 भाइयों को दोनों ब्याही गई थी। अपने बयान में उसने कोर्ट में बताया कि किस तरह से वो अपने बच्चों और सरजीत के दोनों बच्चों, जब वो काम पे जाती थी तो उनको संभालती थी, और इसी बीच में किस तरह से सब परिवार वालों को बुलाकर माँ बच्चन कौर अटवाल ने इसको रास्ते से हटाने की बात कही थी। एग्जैक्ट डेट, टाइमिंग, इन सब के आधार पर ये बयान कोर्ट में दिया गया। उसने ये भी बताया कि हम लोग अगल बगल रहते थे और हमें बगल की फ्लैट से अक्सर अपनी बहन की चिल्लाने की, गिरने की और पीटे जाने की आवाज़ें आती थी, लेकिन इतना टेरर था हमारी सास का कि हमारी कभी भी ये हिम्मत नहीं पड़ी कि हम इसकी शिकायत कहीं कर सकें। और 10 साल की शादी के बाद जो हालात हुए वो मैंने आपको बता ही दिए कि मार के चार्जशीट में बताया गया कि इसका मर्डर किया गया और इसे रावी नदी में लाश को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। सरबजीत ने अपने बयान में ये भी रिकॉर्ड कराया कि उसके 2 बच्चे और हमारे 2 बच्चे, इनको पहली उसकी लड़की हुई थी सुरजीत की और दूसरा बच्चा उसका लड़का हुआ था। इस पर बच्चन कौर अटवाल बहुत खुश हुई थी और तब से उसके लालन पालन का वही काम करती थी। कभी भी सरजीत को या उसकी देवरानी और बहन
सरबजीत को बच्चों को वो देती नहीं थी, उनकी परवरिश खुद करती थी। उसने कहा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम दोनों लोग अपने बच्चों को उनसे मांग कर ले आते थे और सिर्फ उतनी ही देर हम बच्चों के साथ खेल पाते थे, और जब तक हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते थे वो वहीं खड़ी रहती थी और बार बार यही कहती थी कि अब इनको बॉटल पर ले आओ, कोई ज़रूरत नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग कराने की। तमाम गवाहों और तमाम रिकॉर्ड्स के आधार पर अदालत ने इसका ट्रायल शुरू हुआ। बचन कौर अटवाल और सुखदेव अटवाल को मुलजिम बनाया गया और ट्रायल इसका शुरू किया गया ओल्ड बेली के कोर्ट में 2007 में। इसका ट्रायल माइकल वर्सले क्यूसी और डीआई गिल बैरट ने 3 महीने तक इसकी सुनवाई की। सरबजीत को 3.5 दिन तक 3 दिन और आधा दिन 3 पूरे दिन और आधा दिन क्रॉस एग्जामिन किया गया। वो पहली गवाह थी जिसको टेस्टिफाई किया गया कोर्ट में। बचन कौर और सुखदेव अटवाल को अदालत ने दोषी पाया। बचन कौर को आजीवन कारावास, जो मिनिमम टर्म 20 साल का था, उसके साथ, और सुखदेव को 27 साल की जेल, लाइफ सेंटेंस के साथ मिनिमम 27 साल की जेल की सजा सुनाई गई 2007 में। 2009 मार्च में बचन कौर ने अपने कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों के खिलाफ अपील की और ये कहा कि मेरी उम्र को देखते हुए, क्योंकि जब वो सजा सुनाई गई तो उम्र बचन कौर अटवाल की 70 साल थी, अपील की कि साहब ये सजा बहुत ज़्यादा है। कोर्ट ने उसके सेंटेंस के खिलाफ जो अपील थी उसको डिसमिस कर दी कि नहीं, आपको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन लेंथ ऑफ जेल जो उसका टाइम पीरियड है उसको 27 से घटाकर 20 वर्ष कर दिया गया, 15 साल कर दिया गया। लेकिन सुखदेव ने सेंटेंस दिए जाने के खिलाफ, कन्विक्शन के खिलाफ अपील नहीं की, केवल सेंटेंस के खिलाफ अपील की और 27 साल की उसकी सज़ा 20 साल कम कर दी गई और 70 साल की उम्र में बचन कौर अटवाल को जेल भेज दिया गया और उस समय उसके दोनों बच्चों की, सुरजीत के दोनों बच्चों की देखभाल सोशल सर्विसेज जो सेंटर्स होते हैं उसमें शुरू की गई, क्योंकि उसके पिता सुखदेव अग्रवाल भी जेल भेज दिए गए थे। इस बीच लंदन पुलिस ने उसकी मां की सारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की जो इसने फर्जी कागज के आधार पर ट्रांसफ़र की थी, बाद में उसे बेच दिया था और बेचने में पाई गई रकम उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली थी और उसके बहुत जल्दी उसके बाद ही इसने अपने परिवार के अलग अलग लोगों के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र किया था। पुलिस ने इस सारे पैसे की रिकवरी की और उस पैसे को सरजीत अटवाल के दोनों बच्चों को के नाम करा दिया गया। सरजीत का भाई जगदीश लगातार इसकी पैरवी करता रहा और 2013 में जब वहाँ सिख समुदाय ने इन सब का बायकॉट कर दिया कि ये फर्जी मुकदमा चला रहे हैं, फर्जी गवाही दिला रहे हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं, तो इसने उस समय के प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के डेविड कैमरून उनको एक चिट्ठी लिखकर उनसे दरखास्त की थी, उनसे निवेदन किया था कि इस मामले की जांच सीबीआई को, भारत की सीबीआई को दे दी जाए।
इस पर फॉरेन और कॉमनवेल्थ ऑफिस ने इसका जवाब दिया था कि वी कैन नॉट इंटरफेयर इन अनदर कंट्रीज लीगल प्रोसीजर्स जस्ट एज दे कैन नॉट इंटरफेयर इन अवर्स, सो वी कैन नॉट रिकमेंड इन्वेस्टिगेशन टू एनी अदर एजेंसी आउटसाइड द ब्रिटेन। जब बच्चन कौर संधू जेल भेजी गई उस समय 70 की उम्र थी। 15 साल की सजा काटने के बाद, चूंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसकी 15 साल रिड्यूस कर दी गई थी और उस समय वो 85 वर्ष की हो गई थी, मरणासन्न थी। स्पेशल अपील करके 15 साल पूरा होने से थोड़ा पहले ही कोर्ट ने उसको छोड़ दिया, लेकिन कोर्ट ने सुखदेव अटवाल की सजा के साथ कोई माफी नहीं दी। बच्चन को जब छोड़ा तब भी उनसे कहा गया कि उनको स्पेसिफिक एड्रेस पर ही रहना होगा, अच्छा बिहेवियर बनाकर रखना होगा, उनके कॉन्टैक्ट्स और मूवमेंट्स पर, एक्टिविटीज पर पुलिस नजर रखेगी, ऐसी बातें बताई गई। इस पूरे घटनाक्रम पर इसको बहुत ज़्यादा कवरेज मिली थी। ये पहला ऐसा मुकदमा था जो हत्या भारत में हुई थी, ट्रायल ब्रिटेन में हुआ था और सज़ा भी ब्रिटेन में ही दी गई थी। और दूसरा फर्स्ट ये था कि इतनी ज़्यादा उम्र में ब्रिटेन में किसी को भी आजीवन कारावास की सज़ा नहीं दी गई थी। 70 साल की उम्र में आजीवन कारावास की सज़ा दिए जाने वाले या भोगने वाले सबसे ज़्यादा उम्र की महिला थी। इस पूरे प्रकरण पे डोनाल्ड मैकलिंटायर ने, जो एक जर्नलिस्ट थे, क्राइम देखा करते थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, CBS रियलिटी मर्डर फाइल्स सीरीज 1 एपिसोड 7। उसके बाद एक टीवी चैनल है रियली क्राइम सीरीज, उसमें द किलर ऑफ माई फैमिली सीरीज 1 एपिसोड 5 बच्चन कौर अटवाल का भी रोल किसी अभिनेत्री ने किया था। आज की घटना, जालिम सास बच्चन कौर अटवाल ने अपने फैमिली ट्रेडिशंस, धार्मिक मान्यताओं और धर्म के नाम पर एक युवा, 2 बच्चों की मां और उसकी अपनी बहू को मरवा दिया और लाश आज तक नहीं मिल पाई। सरजीत और उसकी बहन सरबजीत और उसकी देवरानी भी अपनी सास का जुल्म सहती रहीं और मुंह भी नहीं खोल पाई। सास के आतंक से दुखी जैसे ही डाइवोर्स की बात की, उसी दिन सास ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इसे हटाना होगा, इससे मुक्ति पानी होगी, इसे रास्ते से हटाना होगा। उसे कानून की भी जानकारी थी, वो जानती थी कि अगर ब्रिटेन में रह के ये काम किया गया तो बचना मुश्किल होगा, और अगर भारत में ये काम किया गया तो मुश्किल है कि हाँ, ये ब्रिटेन की पुलिस वहाँ की किसी अपराध की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले। स्वच्छंद वातावरण में जीने की चाहत ने सरजीत की जान ले ली। आतंक चाहे सास का हो और चाहे बहू का हो। इस घटना में तो सास के आतंक को आपने देख ही लिया, लेकिन बहुत सी घटनाएं मैं बता चुका हूं जहां बिल्कुल इसके उल्टा बहू का आतंक होता है। तो आतंक चाहे सास का हो या बहू का हो, बहुत दिनों तक कभी नहीं सहना चाहिए। कुछ क्षणों तक, कुछ दिनों तक, कुछ घंटों तक आप ऑब्जर्व कर लें। आपको लगता है कि चीज़ें कंट्रोल के बाहर जा रही हैं, बहुत ढेर सारे लीगल रिकोर्सेज हैं, बहुत ढेर सारी कानूनी वजहें हैं जहां आप जाकर इस आतंक से मुक्ति पा सकते हैं। और क्यों सहना भाई, किस लिए सहना, क्यों सहती हैं ये लड़कियां हों या बूढ़ी सास हो या बहुएं हों
क्यों ऐसा आतंक सहती हैं? किसी का आतंक हो, किसी का अत्याचार हो, किसी का दुर्व्यवहार हो, क्यों सहती हैं भाई? आपके पास सारे कानूनी रास्ते हैं, कतई मत सहन करिए। तमाम फिल्मों में आपने ललिता पवार को देखा होगा, टिपिकल सास की भूमिका में, रामायण में मंथरा की भूमिका में, फूल और पत्थर, नीलकमल, गोपी, आईना और आज का घर। वैसे तो कैरेक्टर एक्टर और भी हैं, दीना पाठक, लीला मिश्रा, निरूपा राय, लेकिन जिन जिन फिल्मों में इन लोगों ने सास का रोल किया है, या उस पीढ़ी के जिन लोगों को ललिता पवार सास के रूप में किसी फिल्म में याद है, ठीक वैसा ही व्यवहार बच्चन कौर अठवाल ने अपनी बहू के साथ किया था। इसलिए कतई मत सहिए, हर चीज़ की लिमिट होती है। सोचिए, समझिए, परखिए, और आपको लगता है असहनीय है, कानूनी रास्ता अख्तियार करिए। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।